नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, भोजन जीवन का सबसे मूल आधार है, क्योंकि यही हमें ऊर्जा, शक्ति और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जिनके बिना शरीर सही ढंग से काम ही नहीं कर सकता। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मनुष्य का अधिकांश भोजन प्लांट्स और एनिमल्स से आता है, और ये दोनों मुख्य रूप से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर करते हैं। अब समस्या यह है कि भारत जैसे देश की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण फूड डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड एरिया सीमित है और नई खेती की जमीन बनाना लगभग असंभव हो चुका है। इसलिए समाधान यह नहीं है कि हम जमीन बढ़ाएं, बल्कि यह है कि हम एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करें, यानी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएं। इतिहास में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे प्रयासों ने देश को भूखमरी से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इनसे ग्रेन प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई। लेकिन साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और पानी के अत्यधिक उपयोग से एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज पर दबाव भी बढ़ा। इसलिए आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर का लक्ष्य केवल अधिक उत्पादन नहीं बल्कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें सॉइल फर्टिलिटी, वाटर कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा जाए। याद रखिए, फूड सिक्योरिटी का अर्थ केवल भोजन का उपलब्ध होना नहीं है, बल्कि लोगों के पास उसे खरीदने की इकोनॉमिक कैपेसिटी होना भी है। इसलिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, उन्हें साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स सिखाना और नई टेक्नोलॉजी अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार खाद्य संसाधनों में सुधार केवल खेती का विषय नहीं बल्कि साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी, इन सभी का संयुक्त प्रयास है, और यही भविष्य की सुरक्षित और स्वस्थ मानव सभ्यता की नींव है। बच्चों, फसल उत्पादन बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ भोजन की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। केवल खेतों की संख्या बढ़ाकर समस्या हल नहीं की जा सकती, इसलिए साइंटिस्ट्स और फार्मर्स मिलकर ऐसे तरीके खोजते हैं जिनसे एक ही जमीन से ज्यादा उत्पादन मिले। यही प्रक्रिया क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट कहलाती है, और इसे मुख्य रूप से 3 तरीकों से किया जाता है: क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इन तीनों का उद्देश्य है पौधों की गुणवत्ता बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और नुकसान कम करना। यदि हम सही वैरायटी चुनते हैं, सही तरीके से खेती करते हैं और फसलों को पेस्ट्स तथा डिजीजेस से बचाते हैं, तो उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। आधुनिक एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये केवल खेती नहीं बल्कि साइंस और प्लानिंग का कॉम्बिनेशन है। इसलिए किसान को अब केवल मेहनत ही नहीं बल्कि ज्ञान भी जरूरी है। जितना अधिक नॉलेज होगा, उतनी ही बेहतर फसल होगी। यही कारण है कि क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट देश की फूड सिक्योरिटी का आधार माना जाता है। बच्चों, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का अर्थ है ऐसी नई फसल किस्में विकसित करना जिनमें विशेष गुण हो और जो किसानों को अधिक लाभ दें। पुराने समय में किसान परंपरागत बीजों का उपयोग करते थे, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती थी और वे जल्दी डिजीजेस या पेस्ट से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन मॉडर्न साइंस ने प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ऐसी वैरायटीज तैयार की हैं जिनमें हायर यील्ड, बेटर क्वालिटी और रेजिस्टेंस जैसे गुण होते हैं। हायर यील्ड वाली वैरायटीज कम जमीन में अधिक अनाज देती है, जिससे फूड सप्लाई बढ़ती है। बेटर क्वालिटी का मतलब है कि अनाज का आकार, स्वाद, पोषण और स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर हो। डिजीज रेजिस्टेंस वाली फसलें पैथोजन से लड़ सकती हैं, जिससे पेस्टिसाइड का उपयोग कम करना पड़ता है और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है। क्लाइमेट टॉलरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज के कारण कभी ड्रॉट, कभी हीट वेव और कभी फ्लड जैसी समस्याएं होती हैं। यदि फसल इन परिस्थितियों को सहन कर सके तो उत्पादन स्थिर रहता है। शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाली फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं, जिससे किसान साल में 2 या 3 फसलें उगा सकता है और इनकम बढ़ा सकता है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का अर्थ है कि फसल अलग अलग मिट्टी और मौसम में भी अच्छी तरह उग सके। सूटेबल प्लांट स्ट्रक्चर का मतलब है पौधे का आकार ऐसा हो कि हार्वेस्टिंग आसान हो और गिरने का खतरा कम हो। अब बात करते हैं मेथड्स की। सबसे पहला तरीका है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 2 जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस किया जाता है ताकि दोनों के अच्छे गुण एक नई वैरायटी में आ जाएं। इसके 3 प्रकार होते हैं: इंटरवेराइटल, एक ही स्पीशीज की 2 वैरायटीज; इंटरस्पेसिफिक, 2 अलग स्पीशीज; और इंटरजेनेरिक, 2 अलग जीनस।
दूसरा तरीका है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिसमें साइंटिस्ट सीधे प्लांट के जीन्स में बदलाव करके स्पेसिफिक ट्रेट जोड़ते हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस या अधिक प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव्ड वैरायटीज का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वे बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और डिजीजेस तथा एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट और कोल्ड से बेहतर तरीके से बचाव कर सकती है। इससे किसान का रिस्क कम होता है और प्रोडक्शन स्टेबल रहता है। इस प्रकार क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट केवल नई बीज किस्म बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह फूड सिक्योरिटी, फार्मर इनकम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मजबूत आधार है, जो भविष्य की बढ़ती पॉपुलेशन की जरूरतें पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अर्थ है फसल उगाने की पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से नियंत्रित करना ताकि कम संसाधनों में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। फसल का उत्पादन कई संसाधनों पर निर्भर करता है, जैसे लैंड, मनी, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन और फर्टिलाइजर। जिन किसानों के पास अधिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वे बेहतर सीड्स, मॉडर्न मशीन्स, अच्छी इरिगेशन सिस्टम और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का उपयोग कर पाते हैं, इसलिए उनकी यील्ड अधिक होती है। इसी कारण प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को 3 भागों में बांटा जाता है: नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट मेथड्स। नो कॉस्ट मेथड्स वे होते हैं जिनमें अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जैसे सही समय पर बुवाई करना या फसल रोटेशन अपनाना। लो कॉस्ट मेथड्स में थोड़ा निवेश करना पड़ता है, जैसे इम्प्रूव्ड सीड्स या बेसिक फर्टिलाइजर का प्रयोग। हाई कॉस्ट मेथड्स में अधिक इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स, मशीनरी और हाइब्रिड सीड्स, लेकिन इनसे उत्पादन भी बहुत अधिक मिलता है। इसलिए किसान को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सही मेथड चुनना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, जो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पौधों को भी मनुष्य की तरह पोषण की आवश्यकता होती है, जो उन्हें एयर, वाटर और सॉइल से मिलता है। एयर से प्लांट्स को कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सॉइल से 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में बांटा जाता है: मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों की वृद्धि के लिए जरूरी है, फास्फोरस जड़ों और फूलों के विकास के लिए, और पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, लेकिन उनकी कमी भी पौधों के लिए बहुत हानिकारक होती है, जैसे आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और मैंगनीज। यदि इनमें से किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, रिप्रोडक्शन प्रभावित होता है और डिजीज रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। पोषण की पूर्ति के लिए किसान मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का उपयोग करते हैं। मैन्योर प्राकृतिक ऑर्गेनिक पदार्थ होता है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सुधारता है, सॉइल स्ट्रक्चर को ढीला और उपजाऊ बनाता है तथा बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ाता है। मैन्योर के मुख्य प्रकार है कॉम्पोस्ट, वर्म कॉम्पोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कॉम्पोस्ट सड़ी गली जैविक सामग्री से बनता है, वर्म कॉम्पोस्ट केंचुओं द्वारा तैयार किया जाता है, और ग्रीन मैन्योर में हरी फसलों को मिट्टी में मिलाकर पोषण बढ़ाया जाता है। दूसरी ओर फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स तुरंत उपलब्ध कराते हैं और पौधों की ग्रोथ तेज करते हैं। लेकिन यदि फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नष्ट हो सकते हैं और लंबे समय में सॉइल फर्टिलिटी कम हो सकती है। इसलिए हमेशा बैलेंस्ड यूज आवश्यक है, यानी मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों का संतुलित प्रयोग। अब बात करते हैं इरिगेशन की। भारत की एग्रीकल्चर काफी हद तक मॉनसून रेन्स पर निर्भर करती है, लेकिन वर्षा का समय और मात्रा हमेशा समान नहीं होती, जिससे कई बार ड्रॉट या फ्लड की स्थिति बन जाती है और फसल खराब हो जाती है। इसलिए इरिगेशन सिस्टम्स का उपयोग करके खेतों तक नियमित वाटर सप्लाई पहुंचाई जाती है। इरिगेशन के प्रमुख साधन हैं वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स और टैंक्स। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाते हैं और सॉइल इरोजन को कम करते हैं, जिससे खेती अधिक सस्टेनेबल बनती है। अंत में आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स पर, जो उत्पादन बढ़ाने और जोखिम कम करने का वैज्ञानिक तरीका है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जिससे यदि एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से नुकसान की भरपाई हो सके। इंटरक्रॉपिंग में फसलों को निश्चित रो पैटर्न में उगाया जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का उपयोग सही तरीके से होता है और पेस्ट्स का फैलाव कम होता है।
क्रॉप रोटेशन में अलग अलग फसलों को क्रम से उगाया जाता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और पेस्ट साइकिल टूट जाती है। इस प्रकार क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट केवल खेती की तकनीक नहीं बल्कि एक कंप्लीट साइंटिफिक सिस्टम है, जिसमें सही प्लानिंग, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, उचित इरिगेशन और इंटेलिजेंट क्रॉपिंग पैटर्न के माध्यम से किसान अधिक उत्पादन, अधिक आय और पर्यावरण संरक्षण तीनों लक्ष्य एक साथ प्राप्त कर सकता है। बच्चों, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का अर्थ है फसलों को उन सभी खतरों से बचाना जो उनकी ग्रोथ, क्वालिटी और यील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। खेती में सबसे बड़ी चुनौती केवल फसल उगाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना होती है, क्योंकि खेत में उगती फसल कई प्रकार के एनिमीज से घिरी रहती है, जैसे वीड्स, इंसेक्ट्स और डिजीजेस। वीड्स यानी खरपतवार ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट तथा स्पेस के लिए क्रॉप से कंपटीशन करते हैं। जब वीड्स ज्यादा हो जाते हैं तो वे असली फसल का पोषण छीन लेते हैं, जिससे क्रॉप की ग्रोथ धीमी हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। इसी तरह इंसेक्ट्स भी फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जड़ों को काट देते हैं, कुछ पत्तियों का रस चूस लेते हैं और कुछ तनों में छेद करके पौधे को अंदर से कमजोर कर देते हैं। डिजीजेस भी फसल के लिए बहुत खतरनाक होती है, जो बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस जैसे पैथोजेंस के कारण होती है। ये डिजीजेस पत्तियों पर धब्बे, सड़न, मुरझाना या पूरा पौधा सूख जाने जैसी समस्याएं पैदा करती है। इन सभी समस्याओं से बचाने के लिए कई कंट्रोल मेथड्स अपनाए जाते हैं। पेस्टिसाइड का उपयोग करके पेस्ट्स और इंसेक्ट्स को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उनका उपयोग सीमित और सावधानी से करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को नुकसान न हो। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक सुरक्षित तरीका है जिसमें हार्मफुल पेस्ट्स को खत्म करने के लिए उनके नेचुरल एनिमीज जैसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है। क्रॉप रोटेशन भी बहुत प्रभावी तरीका है, क्योंकि अलग अलग फसलें उगाने से पेस्ट्स और डिजीजेस का लाइफ साइकिल टूट जाता है और उनका फैलाव कम हो जाता है। टाइमली सोइंग यानी सही समय पर बुवाई करने से भी कई रोग और कीटों से बचाव होता है, क्योंकि पौधे मजबूत अवस्था में पहुंच जाते हैं। मैकेनिकल रिमूवल में वीड्स या पेस्ट्स को हाथ से या टूल से हटाया जाता है, जो एक पारंपरिक लेकिन प्रभावी तरीका है। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की, क्योंकि फसल की सुरक्षा केवल खेत तक सीमित नहीं होती बल्कि हार्वेस्टिंग के बाद भी उतनी ही जरूरी होती है। अनाज के भंडारण के दौरान भी कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी और बैक्टीरिया आते हैं, जो अनाज को खाकर या खराब करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम कर देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में मॉइस्चर और टेम्परेचर शामिल है। यदि अनाज में नमी अधिक हो या तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो फफूंद लग सकती है और अनाज सड़ सकता है। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाना आवश्यक है, जैसे ग्रेन्स को अच्छी तरह साफ करना, सही तरीके से ड्राइंग करना ताकि नमी कम हो जाए और जरूरत पड़ने पर फ्यूमिगेशन करना जिससे स्टोर्ड पेस्ट्स नष्ट हो जाएं। इस प्रकार क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि खेती की सफलता की सुरक्षा ढाल है, जो किसान की मेहनत, समय और धन तीनों को सुरक्षित रखती है और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाती है। बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री का अर्थ है पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण और देखभाल करना, जिसमें फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल शामिल होते हैं। ये केवल गाय भैंस पालना नहीं बल्कि एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है, जिसमें कैटल, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग जैसे कई क्षेत्र आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करना और उनकी हेल्थ बनाए रखना होता है। पशुपालन किसानों की इनकम बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है और ये देश की फूड सप्लाई को भी मजबूत बनाता है। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बच्चों, कैटल फार्मिंग पशुपालन का सबसे प्रमुख भाग है, जिसमें गाय और भैंस जैसे पशुओं को मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, मिल्क प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल लेबर। दूध एक महत्वपूर्ण पौष्टिक आहार है जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स होते हैं, इसलिए अधिक दूध देने वाले पशु किसानों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। किसी भी पशु का मिल्क यील्ड उसके लैक्टेशन पीरियड पर निर्भर करता है, यानी वो कितने समय तक दूध देता है। एक्सोटिक ब्रीड्स जैसे विदेशी नस्लें अधिक दूध देती हैं, लेकिन वे स्थानीय मौसम और डिजीजेस के प्रति कम रेजिस्टेंट होती हैं, जबकि लोकल ब्रीड्स कम दूध देती हैं परंतु वे कठोर जलवायु और बीमारियों को बेहतर तरीके से सहन कर सकती हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स ने क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक विकसित की, जिसमें एक्सोटिक और लोकल ब्रीड्स को मिलाकर ऐसी नई नस्ल तैयार की जाती है जिसमें अधिक दूध देने की क्षमता भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी मजबूत हो।
अच्छे कैटल मैनेजमेंट के लिए कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले पशुओं के लिए क्लीन शेल्टर होना चाहिए ताकि वे गंदगी और इन्फेक्शन से सुरक्षित रहें। दूसरा, बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है, जिसमें ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर, ग्रेन्स और मिनरल्स का सही अनुपात हो ताकि पशु स्वस्थ रहें और अधिक दूध दें। तीसरा, डिजीज प्रिवेंशन के लिए नियमित हेल्थ चेकअप और हाइजीन जरूरी है, क्योंकि बीमार पशु उत्पादन कम कर देते हैं। चौथा, वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे खतरनाक डिजीजेस से बचाव होता है और पूरी हर्ड सुरक्षित रहती है। इस प्रकार कैटल फार्मिंग केवल पशु पालने का काम नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सही देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से किसान अधिक उत्पादन, अधिक आय और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकता है। पोल्ट्री फार्मिंग पशुपालन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मुर्गियों को मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, एग्स और मीट। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहा जाता है, जबकि मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर्स कहते हैं। आज के समय में पोल्ट्री फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है, क्योंकि इसमें कम जगह, कम समय और कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स विकसित की है, जिनमें अधिक एग्स देने की क्षमता, तेज ग्रोथ रेट, डिजीज रेजिस्टेंस और हीट टॉलरेंस जैसे गुण होते हैं। ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जैसे गर्म देश में तापमान का असर पोल्ट्री पर जल्दी पड़ता है। यदि मुर्गियों में हीट टॉलरेंस ना हो तो वे बीमार हो सकती हैं या उनकी ग्रोथ रुक सकती है। ब्रॉयलर्स की देखभाल विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती है, क्योंकि उन्हें तेजी से वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है, जिसमें ग्रेन्स, ऑयल केक्स और सप्लीमेंट्स शामिल होते हैं। साथ ही पोल्ट्री शेड का टेम्परेचर भी नियंत्रित रखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत अधिक ठंड या गर्मी दोनों ही मुर्गियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हाइजीन पोल्ट्री फार्मिंग का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि गंदगी से बैक्टीरिया और वायरसेस तेजी से फैलते हैं और पूरी फ्लॉक बीमार हो सकती है। इसलिए नियमित क्लीनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन और साफ पानी देना जरूरी है। वैक्सीनेशन भी अनिवार्य है, क्योंकि इससे डेंजरस डिजीजेस से बचाव होता है और मोर्टेलिटी रेट कम रहता है। इस प्रकार पोल्ट्री फार्मिंग केवल पक्षी पालना नहीं बल्कि एक साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सही ब्रीड सिलेक्शन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, टेम्परेचर कंट्रोल और हेल्थ केयर के माध्यम से अधिक उत्पादन और अधिक प्रॉफिट प्राप्त किया जा सकता है। फिश प्रोडक्शन फूड रिसोर्सेज का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि फिश एक सस्ता और पौष्टिक प्रोटीन सोर्स है, जो शरीर की ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है। मछली उत्पादन मुख्य रूप से दो तरीकों से किया जाता है, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशिंग में मछलियां प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदी और झील से पकड़ी जाती हैं, जबकि कल्चर फिशरी में मछलियों को नियंत्रित जलाशयों में वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है। भारत में मरीन फिशरीज का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि देश की कोस्टलाइन लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिससे समुद्री संसाधनों की भरपूर उपलब्धता होती है। समुद्र में मिलने वाली प्रमुख मछलियां पम्फ्रेट, ट्यूना, सार्डीन्स और मैकरल हैं, जो पोषण और व्यापार दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट्स और एको साउंडर्स का उपयोग करके फिशरमैन आसानी से फिश स्कूल्स का पता लगा लेते हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है और उत्पादन बढ़ता है। इनलैंड फिशरीज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसमें फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर बॉडीज जैसे तालाब, झील और नहरों में मछली पालन किया जाता है। इसमें एक विशेष टेक्निक प्रयोग होती है जिसे कॉम्पोजाइट फिश कल्चर कहा जाता है। इस मेथड में अलग अलग स्पीशीज की मछलियां एक ही पॉन्ड में पाली जाती हैं, लेकिन उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग होती हैं। कुछ सरफेस फीडर्स होती हैं जो ऊपर की सतह से भोजन लेती हैं, कुछ मिडल फीडर्स बीच के स्तर से, कुछ बॉटम फीडर्स नीचे से और कुछ वीड फीडर्स पानी के पौधों को खाती हैं। इस प्रकार पॉन्ड का हर स्तर उपयोग में आ जाता है और उपलब्ध फूड रिसोर्सेज का पूरा लाभ मिलता है, जिससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपटीशन कम होता है और सभी मछलियां स्वस्थ रहती हैं। इस तरह फिश प्रोडक्शन एक हाईली साइंटिफिक और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, जो न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी तीनों को मजबूत बनाती है और भविष्य में बढ़ती पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों, बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर से जुड़ी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन लाभ बहुत अधिक मिलता है। इसमें मधुमक्खियों को वैज्ञानिक तरीके से पालकर उनसे मुख्य रूप से हनी और वैक्स प्राप्त किया जाता है। शहद एक अत्यंत पौष्टिक और मेडिसिनल फूड है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं,
जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। बीज वैक्स का उपयोग कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, कैंडल्स और पॉलिशेस बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका भी कमर्शियल वैल्यू बहुत अधिक होता है। मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह किसानों की इनकम बढ़ाने के साथ साथ पॉलिनेशन में भी मदद करता है। जब मधुमक्खियां फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती हैं, तो वे पॉलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और फसलों की यील्ड बढ़ जाती है। बी कीपिंग में अलग अलग स्पीशीज की मधुमक्खियां उपयोग की जाती हैं, जैसे इंडियन बी, रॉक बी, लिटिल बी और इटालियन बी। इनमें इटालियन बी सबसे अधिक हनी यील्ड देने वाली स्पीशीज मानी जाती है, इसलिए कमर्शियल बी कीपिंग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। हनी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियां किस प्रकार के फ्लावर्स से नेक्टर इकट्ठा कर रही हैं, जिसे पास्चरेज कहा जाता है। यदि आसपास विविध प्रकार के फूल हों, तो हनी का स्वाद, रंग और पोषण मूल्य बेहतर होता है। इसलिए बी कीपर्स अक्सर अपने हाइव्स को ऐसे स्थानों पर रखते हैं जहां फ्लावरिंग प्लांट्स अधिक हों। बी कीपिंग पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन प्रक्रिया मजबूत होती है। इस प्रकार मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट बैलेंस और रूरल लाइवलीहुड को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण साइंटिफिक सिस्टम है। बच्चों, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भोजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना ही समाधान नहीं है, ये भी जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर सस्टेनेबल मेथड्स पर जोर देता है। इसमें इम्प्रूव्ड वैरायटीज, बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम्स, क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्निक्स और प्रॉपर स्टोरेज जैसे उपाय शामिल हैं, जो उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करते हैं। इसी प्रकार एनिमल हस्बेंड्री भी फूड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह प्रोटीन रिच फूड्स जैसे मिल्क, एग्स, मीट और फिश उपलब्ध कराता है और किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद करता है। ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन और डिजीज कंट्रोल में हुए साइंटिफिक एडवांसेस ने लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया है। फिशरीज और बी कीपिंग जैसे क्षेत्र फूड रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाइड बनाते हैं और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करते हैं। अंततः निष्कर्ष यही है कि भविष्य की फूड सिक्योरिटी केवल खेती बढ़ाने से नहीं, बल्कि साइंटिफिक इनोवेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट के संतुलित संयोजन से ही संभव है। यदि हम प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच संतुलन बनाए रखें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त और न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध रहेगा। इसलिए हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यही मानव जीवन की स्थायी सुरक्षा और समृद्धि की सच्ची कुंजी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।